हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेक्टर सीरीज़ की श्रृंखला में आज हम लोग 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं ये देखेंगे और एक कंडीशन डेराइव करेंगे एक थ्योरम की मदद से। ठीक है, वो इफ़ एंड ओनली इफ की थ्योरम होगी, उसकी हेल्प से हम लोग प्रूव करेंगे एक कंडीशन कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोग पूरा ये वीडियो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, आप लोग को डेफिनेटली कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इस कंडीशन को हम लोग थ्योरम की हेल्प से प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए थ्योरम क्या बोलता है। थ्योरम बोलता है कि इफ़ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स देन 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ए बी सी हैं। ये पॉइंट्स आपके हो सकते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर these 3 are collinear is these 3 are collinear is there exist scalars x, y, z not all 0 such that क्या हो एक्स ए वाई बी जेड सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये थ्योरम कहता क्या है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। ध्यान दीजिएगा, इफ़ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट के लिए हमें 2 तरफ से प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, एक यदि ऐसा है तो ये, और ये है तो ऐसा है। ठीक है, समथिंग ऐसे प्रूफ करेंगे हम लोग। दोनों पार्ट प्रूफ करने वाले हैं, जल्दी जल्दी समझ में आएगा आपको, डेफिनेटली समझ में आएगा, पूरा देखिएगा। ये बस ये कहा जा रहा है 3 पॉइंट्स अगर ए बी सी गिवन है आपको, ठीक है, उनको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए या वो कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, 3 स्केलर्स एक्स वाई जेड मिलेंगे। ठीक है, सारे 0 नहीं होंगे, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होगा और 2 कंडीशन होल्ड करेगी, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए इसका एक 1 बाई 1 प्रूफ करते हैं फटाफट। ठीक है, प्रूफ देखिए, इन्होंने बोला है नॉट ऑल 0, यानी ये सारे स्केलर्स में से सारे 0 नहीं होने वाले, कुछ नॉन ज़ीरो होंगे, कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो होगा ही। मान लेते हैं लेट जेड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ गिवन में से ही हम लोग ले रहे हैं। अगर देखिए z 0 नहीं हुआ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई को माइनस जेड लिख सकते हैं। इसको अगर हम 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, बोलिए। ठीक है, और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, सेकंड से हम लोग लिख सकते हैं एक्स ए वाई बी इज इक्वल टू माइनस जेड सी। ध्यान दीजिएगा, इस माइनस जेड की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा सी बार एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये कोई नंबर आएगा। ठीक है, ये कोई नंबर आएगा और ध्यान से देखिएगा, z अगर नॉन जीरो है तो माइनस जेड भी तो नॉन जीरो होगा। ठीक है, और माइनस जेड नॉन जीरो का मतलब x प्लस वाई नॉन जीरो है, तो डिवाइड करना पॉसिबल होगा उस केस में, अदरवाइज हम डिवाइड ना कर पाते। ठीक है, आप देखिएगा सारे कोई किसी मैथ्स के रूल का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये डेफिनेशन में ऐड किया गया है असल में, अदरवाइज आप ये स्टेप यहाँ से यहाँ नहीं लिख पाते, क्योंकि जब तक आपके पास ये गारंटी नहीं होगी कि x प्लस वाई आपका 0 नहीं है, ठीक है, तब तक आप ये अगला स्टेप जो हम लिखने वाले वो ना लग पाते कभी। तो यहाँ से देखिए सी वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई। आपको ध्यान आ रहा होगा ये एक्सप्रेशन काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा है। अभी पिछले कुछ वीडियोस में हमने एक बात की थी कि अगर कोई ए और बी 2 पॉइंट हैं, उनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी हैं, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर अगर आप किसी पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर खोजते हो जो उस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करती है। इसका देखिए ऐसा कुछ था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये आपका ओरिजिन था। ठीक है, अगर इस AB पर आप किसी ऐसे थर्ड पॉइंट C को खोजते हो
जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपने देखा था वहाँ पर क्या आया था फॉर्मूला इसका, अगर ये a है ये b है और इसका c है पोजीशन वेक्टर ना, क्या आया था c का वैल्यू n इंटू a वेक्टर m इंटू b वेक्टर अपॉन m+n, ये आया था, आपको याद होगा। ठीक है, सेम इसको कंपेयर करिए, यहाँ पर क्या होगा, देखिए a के साथ क्या है n की वैल्यू x है यानी, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू x है तो ये n की वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे हम x कर देंगे, और m की जगह क्या है y, तो m की जगह हम क्या कर देंगे y, बाकी सारी चीज़ें सेम है देख लीजिए। तो यहाँ m+n था तो यहाँ x+y हो जाएगा। ठीक है, होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो यानी ये आया क्या, ये C पॉइंट क्या है, A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में काट रहा है, y/x में काट रहा है। दैट मीन्स ये C पॉइंट कहाँ पर हो गया, AB लाइन पर आ गया। ठीक है, AB लाइन को AB लाइन पर है बीच पे कहीं। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्या शो हो गया कि पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। अब यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि पॉइंट C डिवाइड्स AB इन रेशियो ऑफ y/x, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वो जो मैंने अभी बताया उसको आप लिख के भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कोलिनियर हो गए, यानी A B C इनके कोलिनियर होते ही इनके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब किसी एक लाइन पे आ जाना, ये हमने बताया था अभी। हाँ, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, अगर कोलिनियर है तो आप दिखाइए कि आपको 3 स्केलर्स ऐसे मिलेंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी फटाफट, बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से समझे ना तो ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन मोस्टली आप चाहे 12th का सिलेबस देख लीजिए, वहाँ भी आपको वेक्टर 3D में मिल जाएगा। आप BSc में वेक्टर एनालिसिस जब पढ़ते हो, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हो, वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हो, हर जगह आपको कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है। बाकी आप अगर BSc के एंट्रेंस में बैठते हो या MSc में, तो आपको वहाँ भी कहीं ना कहीं ये कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि किसी एक क्लास के पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसका आइडिया आप लोग को होना चाहिए और इस पर क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का मतलब अभी हमने प्रूफ कर दिया, इसकी सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ की थी कि अगर ये कोलिनियर है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो हमने ये कंडीशन को लेके हमने कोलिनियर दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, कोलिनियर लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है, यानी कोई 3 स्केलर्स मिलेंगे जो सारे 0 नहीं होने वाले। ठीक है, और ये होल्ड करेगा। तो देखिए, लेट A B C आर कोलिनियर। ठीक है, ठीक है, A B C आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, A B C अगर बोलें, या आप कह लीजिए A B C कैपिटल में A B C, क्योंकि इनके पोजीशन वेक्टर ही हैं वो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ठीक है, तो इसमें पोजीशन वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, A B C आर कोलिनियर। ठीक है, A B C अगर कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, तो इनका अभी आपने देखा था कि अगर ये है A B, तो देखिए C कहीं भी हो सकता है। अगर आप C को इधर साइड लोगे तो वहाँ पे B को आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस बीच का ले सकते हो, तो हम सुविधा के लिए C को बीच में ही ले लेते हैं, सबसे बेस्ट है। आप बाकी इधर उधर कहीं भी ले सकते हो। हाँ, एक ही लाइन पे होंगे ये तो गारंटी है ना, आप एक ही लाइन पे उस केस पे भी होंगे अगर आप C को इधर लेते हैं, इसको बढ़ा के थोड़ा और इधर साइड, या आगे B के उधर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल सिंपलेस्ट केस में चल रहे हैं, C को अगर आपने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हुआ क्या, अगर देखिए A B C कोलिनियर, तो ये C पॉइंट सर्टेन रेशियो में M और A B को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये रेशियो क्या है, m/n का रेशियो है। तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखा जाए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, आपको पता होगा ये A इसका मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर, इसका B मान लेते हैं और इसका C मान लेते हैं। तो हम इस C वेक्टर को बाय द प्रीवियस आर्टिकल लिख सकते हैं क्या, A इंटू N, N इंटू A यानी M इंटू B अपॉन M+n। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? ओके, तो देखिए इसके बाद क्या काम करते हैं, देखिए इसके बाद करते हैं C इंटू M+n। M+n स्केलर है, ये देखिए ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे आप देखिए M+n को आप कुछ नया नाम दे दीजिए। M+n को मैं नाम दे रहा हूँ Z, कोई प्रॉब्लम है क्या, या -z दे दीजिए और बढ़िया हो जाएगा, -z दे दीजिए। ठीक है, -z नाम दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा इससे, देखिए हमें प्रूफ करना था ना ZC बार, तो इसको Z नाम दे दीजिए, या इसको Z ना दीजिए, पहले आप पहले इनको दे दीजिए कुछ नाम, N को कुछ नाम दे दीजिए। N को हम ले लेते हैं क्या है यहाँ पे X, तो टेक N इज इक्वल टू A, सॉरी A नहीं, A तो वेक्टर है, X एंड M इज इक्वल टू क्या, Y। ठीक है, तो यहाँ से देखिए M+n क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे,
अगर इनको हम ये नाम दे दिए तो m प्लस एन क्या आ जाएगा आपका, बोलिए n प्लस एन आपका आ जाएगा क्या, x प्लस वाई आ जाएगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है, m प्लस एन आपका x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हम यहाँ कर सकते थे, देखिए m को n, ये ठीक है, m प्लस एन x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, m प्लस एन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करिए, इस m प्लस एन को अगर हम असाइन कर दें, ध्यान से देखिएगा, माइनस जेड असाइन कर दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब m की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए y और n की वैल्यू पुट कर लीजिए x, तो देखिए हमें फर्स्ट कंडीशन यहाँ से मिल गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? थोड़ा सा असाइनमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है स्केलर हूबहू ऐसे तो ना हो, कोई और अदर पेयर ऑफ अदर ट्रिपलेट ऑफ स्केलर मिल जाए, तो हमें एग्जैक्ट ही प्रूफ करना है। यहाँ पे स्केलर डजंट मैटर, बस आपको 3 स्केलर ऐसे मिल जाए जो जिनका सम क्या है 0 है और जो सम करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन उनका 0 है और उनमें से कोई 0 ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे m प्लस एन क्या है, ये डिवाइड क्वांटिटी है तो ये कभी 0 नहीं होगी, यानी m प्लस एन वाली जो क्वांटिटी है वो नॉन जीरो। देखिए ये भी आपका वेरीफाई हो गया, नॉट ऑल 0, यानी आप m और n को m प्लस एन 0 नहीं होगा। ठीक है, m n में से कोई एक 0 हो सकता है। ठीक है, दोनों 0 नहीं होंगे फिर, क्योंकि दोनों का सम 0 हो जाएगा, तो उनमें से कोई एक 0 आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक नॉन जीरो मिल गया, ये होल्ड कर गया देखिए, और ये वाली कंडीशन भी हमारी होल्ड कर गई। अब हमको ये वेरीफाई करना है, तो ये बिल्कुल आसान है, यहाँ पुट कर दीजिए सिंपली, m प्लस एन की जगह माइनस जेड पुट करिए, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस जेड सी, और यहाँ पे क्या है, n की जगह क्या पुट करिए, x a, m की जगह y, देखिए मिल गया पूरा, इसको इधर साइड ले आइए तो ये हो जाएगा जेड सी बार इज इक्वल टू 0। देखिए सेकंड कंडीशन भी आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको थ्योरम समझ में आया होगा। आइए अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और दिमाग हमारा खुल जाएगा इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा थ्योरम था, इससे हमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन मिल गई, यानी कि अगर 3 पॉइंट्स हमको दिए होंगे तो हम उनको कोलिनियर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करके बताएंगे, उस पर थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, हमें बस देखिए 3 पॉइंट्स कौन कौन से दिए हैं, इनको कुछ नाम दे देते हैं। पहले इसको ले लेते हैं अल्फ़ा 1 पॉइंट क्या है, a माइनस 2b प्लस 3c। ठीक है, अल्फ़ा 1 दे देते हैं इसको नाम, इसको अल्फ़ा 2 दे देते हैं 2a प्लस 3b माइनस 4c, इसको अल्फ़ा 3 क्या है मेरा 7b प्लस 10c। देखिए मुझे 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो यानी अगर ये कोलिनियर हैं तो मुझे 3 स्केलर्स x y z मिलेंगे ज़रूर से, जिनका सम 0 आएगा, और x अल्फ़ा 1 y बीटा y अल्फ़ा 2 z अल्फ़ा 3 क्या आएगा 0 आएगा, एंड x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा 0। जस्ट पिछले थ्योरम का सिंपल सा एप्लीकेशन। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो इफ दे आर कोलिनियर, ठीक है, इफ दे कोलिनियर, हमें ये हालांकि प्रूफ करना है, ये हम क्लेम कर रहे हैं दे आर कोलिनियर। ठीक है, क्लेम, हम क्लेम अभी प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस थ्योरम, दे आर कोलिनियर ना। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स क्या, x y z नॉट ऑल 0 सच दैट। ठीक है, 3 स्केलर्स मिलेंगे। ठीक है, क्या स्केलर्स होंगे, x अल्फ़ा 1 y अल्फ़ा 2 z अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और साथ में क्या कंडीशन हमें मिलेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा ये काम तो रिक्वायर्ड है कि हमें वो स्केलर्स खोजने हैं। ठीक है, ये हमने लिखा है कि अगर ये कोलिनियर हो जाएंगे तो हमें स्केलर्स मिल जाएंगे समथिंग समथिंग। ठीक है, तो हम जरा चेक करते हैं इसको, पहले वेक्टर को इस एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं, वहाँ इसकी मदद से हम एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन लास्ट में इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स टाइम्स इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स a माइनस 2b प्लस 3c, y टाइम्स 2a प्लस 3b माइनस 4c प्लस z टाइम्स माइनस 7b प्लस 10c इज इक्वल टू 0। बोलिए अब इसमें करिए क्या, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर के कोफिशिएंट छांट लीजिए। ठीक है, तो a वेक्टर का देखिए यहाँ x मिलेगा, यहाँ 2y मिलेगा, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो ये a वेक्टर का कोफिशिएंट हो गया। b वेक्टर का यहाँ माइनस 2x मिलेगा, यहाँ 3y मिलेगा, वहाँ माइनस 7z मिलेगा, तो ये b वेक्टर का कोफिशिएंट। c वेक्टर का छांटिए, यहाँ से 3x मिलेगा, यहाँ से माइनस 4y मिलेगा, और यहाँ से 10z मिलेगा। बोलिए ठीक है। ठीक है, अब देखिए इधर साइड 0 वेक्टर है, तो इस 0 वेक्टर को हम लिख सकते हैं ना,
क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी लिख सकते हैं। तो कंपेयर कर लीजिए आप सीधा, तो x प्लस 2y क्या हो जाएगा 0, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इसको थोड़ा फॉर्म में लिख लेते हैं, 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू 0। देखिए हमें करना क्या है, XYZ यहाँ से खोजना है, ठीक है, XYZ खोजना है इस प्रकार से कि ये कंडीशन हमारी होल्ड कर जाए, ठीक है। वैसे तो ये होल्ड करा के ही हम खोज रहे हैं, तो ये होल्ड इसको, ये फिर हमारा मैटर नहीं रह जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा, मैटर होगा कि ये वाला चीज़ हमारा सेटिस्फाई हो जाए। और एक चीज़ और देखिएगा, हम इसको जरूर लेके चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर तीसरा सच में सेटिस्फाई हो रही होगी ये कंडीशन, तो तीसरा भी इन दोनों के जो सॉल्यूशंस आएंगे उससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये शो कर देगा कि ये कंडीशन हमारे जो लेके चल रहे थे वो सही थी। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि देखिए हमें यही प्रूफ करना था इन दोनों को, हम इसी को लेके क्यों चल रहे हैं। देखिए रीज़न क्या है, हम इसको लेके तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको सिर्फ आंख मूंद के ही ले चल रहे हैं, इसको भी हम आगे एक बार वेरीफाई करेंगे जरूर, ठीक है। इसको वेरीफाई कहाँ करेंगे, यहाँ देखिए 3 इक्वेशंस बन गई, हम तीनों को नहीं सॉल्व करने वाले, तीनों को सॉल्व करेंगे तो यूनिकली वैल्यू तो आ ही जाएगी, लेकिन हम ये 2 को सॉल्व कर रहे हैं पहले। और 2 का जो सॉल्यूशन आएगा किसी भी सम स्केलर, क्योंकि 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस होगा, या किसी थर्ड स्केलर के पे डिपेंड करते हुए तीनों एक्स वाई जेड आएंगे, या मतलब 2 एक्स वाई अगर आप जेड के टर्म में लोगे तो जेड के टर्म में एक्स भी आएगा, वाई भी जेड के टर्म में आएगा, जेड भी जेड के टर्म में आएगा, ठीक है। तो समथिंग है, तो यहाँ इन दोनों से जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम यहाँ रख के देखेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा तो ये यानी ये कंडीशन होल्ड थी, और अगर नहीं सेटिस्फाई होगा तो यानी ये कंडीशन होल्ड नहीं थी। तो इसको आप ये बस मान लीजिएगा कि हम इसको लेके चल ही दिए बस, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इनको मैं सॉल्व करता हूँ, वज्र गुणनखंड से सॉल्व कर लेते हैं चाहे तो, या यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो देखिए वज्र गुणनखंड एक बहुत अच्छा टूल होता है, इसको आप लोग जानते होंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करके कुछ नाम बोलते हैं इसको, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है हमको, खैर। तो देखिए x, इसके लिए करते क्या है, इसको ढक लेते हैं, अब इनको चेक करते हैं। तो देखिए 2 इंटू माइनस 7, और इधर 0 है तो ये गया, ठीक है। इधर क्या करते हैं y, और इधर कर लेते हैं z, जब 3 में होता है, और जब यहाँ z एब्सेंट होता है तो वहाँ 1 लिख लेते हैं कोफिशिएंट का, कांस्टेंट की जगह। देखिए y के लिए जब सॉल्व करेंगे इसको ढक लेंगे, और आपको पता है ये कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग डिटरमिनेंट खोजते हैं, वो खोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, y वाले के लिए माइनस आ जाता है। असल में ये आता है कहाँ से, आपका -1 की पावर i प्लस j वाले से आता है, कोफैक्टर वाली थ्योरम से, कोफैक्टर वाले रिजल्ट से आता है, ठीक है। हम वो माइनर और कोफैक्टर की वहाँ बात करते हैं। चलिए उसको जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे, यहाँ बस एक माइनस आ जाएगा। तो क्या काम होगा, हम इन दोनों को सॉल्व करें, इसको ढक लेंगे। अब देखिए माइनस मैंने पहले लगा दिया, तो -7 -1, तो ये -7 हो गया। इधर का मैं क्या कौन सा कर रहा हूँ, हाँ इधर का 0 हो गया, तो गया काम से। अब z के लिए देखिए सॉल्व कर रहे हैं, z के लिए कोई दिक्कत नहीं, 3 और -4 और माइनस फिर 7, तो 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करके देख लीजिएगा, तो ये कितना आ गया देखिए। अब इसको मान लीजिए सम k के बराबर, तो आपका आ क्या जाएगा, देखिए x की वैल्यू आ जाएगी -14k, बोलिए, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 है 7k, और z की वैल्यू आ जाएगी 7k, बोलिए। ये एक्स वाई जेड के टर्म में, अभी हमने बताया था कि यूनिकली तो निकल नहीं पाएंगे, किसी पे डिपेंड करते हुए निकलेंगे, तो हमने इसको के मान लिया इक्वल वैल्यू को। अब इनको पुट करिए यहाँ पे, जरा इनको पुट करिए यहाँ पे, क्या होता है देखिए 3x, तो ये कितना हो जाएगा -42k, बोले, और -4 × 7 तो -28k, और 7 × 10 70k। देखिए ये क्या आ रहा है, ये 70 आ रहा है, 4 2 6 7, हाँ -70k + 70k, तो यानी ये होल्ड कर गया। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू थी इन एक्स वाई जेड के लिए। और आप यहाँ एट द सेम टाइम देख लीजिए x + y + z भी होल्ड हो रहा है क्या, 7 7 14 14 गया, ठीक है, तो ये भी होल्ड हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सेम पैटर्न पे आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।